संयम है, ये मन की खुराक है, मन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। और ये दोनों जरूरी है, दोनों का स्वास्थ्य सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। हम एक के ही स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने जा रहे हैं, अब एक को करने जाते हैं, एक अधूरा रह जाता है, इसलिए हम स्वस्थ नहीं हो पाते। स्वस्थ होना है तो दोनों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना पड़ेगा, शरीर का भी और मन का भी। मन के स्वास्थ्य पर चर्चा काफी हो गई, अब शरीर के स्वास्थ्य पे बात करेंगे। तो शरीर के स्वास्थ्य, हमारा शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये आयुर्वेद भी करता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी करता है। 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से रिपेयर और मेंटेनेंस हो। इसी में किसी का अभाव होता है तो हमारे शरीर में वेग या रोग उत्पन्न होते हैं। अगर बराबर है, बैलेंस में है, तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। पहला क्या है? आकाश। कौड़ा में सब सीधा कर देते ना, ये टाइम लोग दिखाई दे रहा है? कम नहीं रहा, ग्रीन से भी दिखाई देगा। काला दे लो ना, काला काला यही होगा। क्या है ना, ये सीधा ऐसे रख देते हैं, ऐसे रखने से क्या इंक नीचे चला जाता है। ग्रीन से दिखाई दे, वो काले से भी निकलेगा। देखते हैं, ग्रीन आकाश, वायु, वायु, अग्नि, अग्नि, जल, जल, जल और पृथ्वी। 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 ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अब देखा जाए, जो धातु है, जिस चीज से बना है उसी चीज से उसका रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। कुर्सी क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक से बना है, फिर रिपेयर मेंटेनेंस प्लास्टिक से ही करेंगे। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। वही, यानी हमारे शरीर जो चीजों से मिलकर बना है उसी चीजों से रिपेयर मेंटेनेंस करें। हम किससे करने जाते हैं? हम औषधियों से करते हैं, दवाइयों से करते हैं। औषधि से रिपेयर मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो औषधि से कितना काम करेगा? अब देख लीजिए, एलोपैथ में एक बार बीपी की, थायराइड की और डायबिटीज की दवा चालू हो जाती है तो कैसी स्थिति होगी? चलती रहती है। बस खाते रहिए, जब तक जीवन है तब तक खाते रहिए। लाइफ टाइम करते रहो। उनका यही है ना, क्योंकि हम एक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों से हम ठीक होना चाह रहे हैं। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसकी एक निश्चित मात्रा में है, तब ये बैलेंस है। अगर इसी में किसी का बढ़ गया, किसी का कम हो गया तो अनबैलेंस होगा, तो क्या होगा? शरीर में कुछ उपद्रव करेगा, विकार होगा और उस लक्षण कुछ उभरेंगे, और उसको दबाने के लिए हम औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं। दवाई क्या करेगा? उस लक्षण को दबा देगा, अंदर से ठीक नहीं कर रहा है। बीपी बढ़ रहा, बीपी को दबा दिया, मैनेज कर दिया। डायबिटीज बढ़ रहा, डायबिटीज को दबा दिया, अंदर से ठीक नहीं कर रहा। ठीक करता तो दवाई खाने के बाद, एक हफ्ता 10 दिन दवाई खाई, 1 महीना 6 महीना, वो दवाई खाने के बाद से ठीक हो जाता है, फिर दोबारा वापस ना आए। यहाँ क्या होता है? हम दवाई खाते हैं, तब तक ठीक रहेगा, दवाई छोड़ते ही अगले दिन बढ़ने लगता है। हमें मैनेज करना है, ठीक करना है, इसको बैलेंस, इसको बनाना है। आयुर्वेद भी इसी चीज पर निर्भर है। जो आयुर्वेद के अनुसार दोष है हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ, इसी के आधार पर निर्भर। जो हमारे शरीर में 5 तत्वों का है, जब अगर बैलेंस है तो वात, पित्त, कफ भी बैलेंस रहेगा। अगर ये सामान्य है, साम्यावस्था में है, तो ये धातु कहलाती है, तो ये क्या करता है? शरीर का पोषण करती है। अगर ये विषाम्यावस्था में हो गया
इसका अनबैलेंस हो गया तो क्या कराएगी, ये दोष कहलाने लगे। फिर दोष शरीर में आ गया, विकार आ गया तो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। इसी को बैलेंस करता है आयुर्वेद में। क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी को बैलेंस करते हैं। अब तो मेडिसिन एलोपैथ की तरह आयुर्वेद भी देने लग गए हैं। पहले क्या करते थे, आपको इसको बैलेंस करें, इसको बैलेंस करने में समय लगता है। इसके साथ साथ क्या होगा, आपका आहार विहार, दिनचर्या, उसके बाद से औषधि। ये है। अब हम ये 5 तत्वों को पूर्ति करने चलेंगे। 5 तत्व कैसे पूर्ति होंगे इस पे चर्चा करेंगे। अब आकाश है, आकाश तत्व को कैसे पूर्ति करेंगे? है क्या आकाश तत्व? ऑक्सीजन, खालीपन है, खालीपन। इसी को व्यापक कहते हैं। शून्य है, दिखाई नहीं देता, हर कण में है। जो कहते हैं ईश्वर हर कण में है, व्याप्त है, व्यापक है, जरे जरे में, पत्ते हाँ, पत्ते में डाल, सब जगह है। तो ये आकाश तत्व है। क्यों? ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। दिखाई देते। अब सूक्ष्म है तो कैसे पूर्ति करेंगे इसको? तो सूक्ष्म तरीके से ही पूर्ति किया जाएगा। तो एक ही सिद्धांत है, फास्टिंग से, उपवास से। उपवास से खाली जगह पर खाली जगह। अब हम अपने शरीर में कहाँ खाली जगह रखे हैं? सब भर रखे हैं। किससे? विकार से, दोष से। हमारे शरीर में गंदगी बहुत इकट्ठा हुई है। हम लोग सोचते हैं अच्छे चल रहे फिर रहे हैं कि शरीर ठीक होगा। नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत गंदगी है। इसी को निकालना है। तो निकलेगा कब? जब हम शरीर को आराम देंगे तब। आराम कब देंगे? उपवास, खाना बंद कर देंगे, उपवास कराएंगे। तो इससे आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, लंघनम परम औषधम, लंघन ही परम औषधि है। जब कोई पैथी काम न करता हो तो आखिरी पैथी है फास्टिंग करे, उपवास। अब देखते ही होंगे घर पे अगर पशु पक्षी पाल रखे हैं, जानवर पाल रखे हैं, तो अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? खाना छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाने लगते हैं, जबकि भूख नहीं होती, क्योंकि हम मेडिसिन लेने हैं। तो ये दवा खाने के बाद ये खाली पेट तो जबरदस्त, जबकि शरीर अपने आप व्यवस्था। जब भी शरीर में कोई विकार आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? शरीर उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। लड़ने के लिए तैयार होगा तो क्या करें? शरीर को रेस्ट चाहिए, और रेस्ट के लिए वो सबसे पहले भूख को ही खत्म करते हैं। मेरे एलोपैथिक दवाई है, पहले खाना खाओ तो दवाई खाओ। वो तो है, और वो एक प्रेशर है, नहीं खाएंगे खाली पेट खाएंगे कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगी। इसलिए जबकि शरीर की व्यवस्था है, जब भी कोई रोग आ रहे हैं तो सबसे पहले वो निकालना चाहता है। हम क्या करते हैं? उसे दबा देते हैं। आज ही बात किए होंगे एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, कैसे एक्यूट डिजीज से क्रॉनिक में परिवर्तन हो जा रहा है, उस पर चर्चा हुई होगी। तो वही हम कर रहे हैं, हम दबा दे रहे हैं। धीरे धीरे आ रही बीमारी, हम दबा रहे हैं, आ रही है, दबा रहे हैं। एक समय बाद से वो जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जा रही है। जैसे सर्दी हो रही है, जुकाम आ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, बार बार इसको दबाते रहिए। एक लंबे समय बाद से सर्दी बिगड़ते बिगड़ते अस्थमा का रूप धारण कर इसलिए जो सरकार वो क्या काम करेगा? जब उपवास कराएंगे, उपवास की तब होगा तो क्या होगा? जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति का काम क्या है? या तो शरीर में जो हम आहार के रूप में लेते हैं उसे पचाने का काम करता है। पचाने के बाद से जो समय बचता है वो शरीर को रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। हम शरीर को कितना दे रहे हैं आराम कि रिपेयर और मेंटेनेंस कर सके? नहीं लगा, हम सिर्फ उसको पचाने के लिए कर रहे हैं। लोग पचाते हैं, अभी एक का पाचन हुआ नहीं, दूसरे का मुंह में डाले, दूसरे का पाचन नहीं, तीसरे का। कूड़ेदान बना रखे हैं। जब कूड़ेदान बना रखे हैं तो क्या होगा? शरीर में गंदगी इकट्ठा होगी, गंदगी इकट्ठा होगी तो विकार आएंगे ही आएंगे। उसका एक ही तरीका है, उसे उपवास के माध्यम से ही निकाला जाएगा। अब जैसे ही हम उपवास कराते हैं तो शरीर से गंदगी को बाहर निकालें। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ हम इस वाले चीज को बंद कर रहे हैं, बाकी ऊपर का से हम सब दे रहे हैं, पृथ्वी तत्व को खत्म कर रहे हैं।
हमने क्या किया, शरीर को आराम दिया। अब देखिए उपवास लंघन आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि लंघन उपवास करना है तो उपवास करने के लिए सही समझ होनी चाहिए, निष्ठा की भाव से किए जाए, पूजा की तरह किया जाए तब उपवास सफलता होती है। अधूरे मन से किया गया उपवास अधूरा ही रहता है। जबकि हमारे सभी धर्मों में देखिए उपवास की महत्ता बहुत अधिक है, सभी धर्मों में आस्था से जोड़ दिया गया, इसलिए कि इसकी परंपरा बनी रहे, मान्यताओं में न चला जाए। लेकिन उसको भी आज हम क्या कर रहे हैं, आजकल के हिसाब से देख लीजिए उपवास की क्या परिभाषा है। उपवास की परिभाषा आज की क्या बताया जाए, पकौड़े, टिकियाँ, उपवास बराबर यानी भर प्लेट थाली, जो बड़ा सा प्लेट उसमें सब जगह भरा हुआ हो पूरे थाली, जितना रोज खाते हैं उससे ज्यादा, और उससे ज्यादा जो सामान्य दिन की अपेक्षा फास्टिंग के दिन उससे ज्यादा भोजन करते हैं। क्यों करते हैं, एक भय होता है कि कहीं शरीर कमजोर ना हो जाए, चक्कर ना आने लगे, इसलिए हम उस दिन ज्यादा खा लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, भूख लग रही, कमजोरी आ रहे जाते हैं, जो घर पे कमजोरी आते हैं, एनर्जी लेवल वही है, उत्साह वही है, सिर्फ आपको मन की बात है। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि जो मन से यानी विश्वास की तरह, पूजा की तरह अगर उपवास किया जाए तो वो लाभ अधिक होगा। अधूरे मन से किया गया उपवास अधूरा ही रहता है। अब उपवास के लिए सही समझ बना, अब हमने उपवास किया। अब उपवास करते समय कुछ उपद्रव होते हैं। अब जैसे मेहमान आते हैं, कुछ लगाव हो जाता है उनसे, कुछ दिन रुकते हैं। अब घर से जब वो निकलते तो मन कितना दुखी होता ही नहीं। वैसे हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठी हो गई है, जो बीमारियां इकट्ठी हो गई हैं, जब निकलेंगे तो कुछ तो कष्ट देंगे ही। जब कुछ कष्ट देंगे तो उसी का नाम है उपवास के दौरान उभार, यानी जो उभार है उस दौरान निकलेंगे। हम निकलेंगे, जिनको बुखार है, बुखार दबी हुई है, बुखार निकलेंगे, चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, उल्टी होंगे, नींद खूब आएगी, नींद गायब हो जाएंगे, पुराने से पुराने जो दबे हुए रोग हैं वो भी उभरेंगे। क्योंकि जैसे ही हम शरीर को आराम दिए तो जो शरीर में विकार है, बीमारियां हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, निकलेंगी, जीवन शक्ति उसे बाहर निकालना चाहता है। कुछ तो पचा देगा, जो नहीं पचता है उसे बाहर निकालता ही। कब निकालेगा, जब शरीर को हम आराम देंगे। अब उसी में हम डर जाते हैं, हाय रे महाराज कहाँ हम आगे फंस गए। बहुत लोग ऐसे कई कैंप में आ जाते हैं, या तो कैंप अभी 2-3 कैंप से तो अच्छा चल रहा है, उसमें आ जाते, हाय रे अब पूरे दिन दुखी होते हैं, हम कहाँ आके फंस गए, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, तब भी बहुत तंग। अब उस समय क्या होगा, जो हीलिंग का प्रक्रिया तेजी से चल रहा था वो एक भय हो गया, भय की प्रक्रिया हीलिंग का स्लो हो गया। अब वो मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगी। अब वो स्लो होने के बाद से धीरे धीरे क्या करेगा, अब लंबा खींचेगा। अगर उसी में हमारा उत्साह बना रहे कि जो आ रहा है हमारे लिए उपकार ही है, हमारा उपकार होगा, भला होगा, अगर ये सोच ले, मनोबल बना रहे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आए। जैसे हम लोग शुरू में आते हैं, सबका सिर दर्द होता है, हमने कहा 3 दिन तक बस सहन कर लीजिए, चौथे दिन आपका सिर दर्द 50% से ज्यादा गायब हो जाएगा। वैसे तो पहले दिन ज्यादा होते हैं, दूसरे दिन उससे कम हो जाते, तीसरे दिन उससे कम हो जाते, चौथे दिन लगभग काफी हल्का हो जाता है। इसलिए मनोबल बहुत जरूरी है। उपवास के समय मनोबल बना रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ किसी भी हमारे सहयोगी से पूछेंगे कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक ही जवाब मिलता होगा, प्रसाद बांटे, उत्सव मनाए, खुशहाल खुश रहिए। क्यों कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में वो बीमारी आने वाली दबी हुई है, वो निकल रही है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए उत्सव मनाते हुए शरीर अपने मन को, मनोबल को मजबूत बना ले और उत्साह पूर्वक रहे, वो धीरे धीरे अपने आप बीमारी निकल जाती है। कुछ समय के बाद से धीरे धीरे निकल जाती है। और फास्टिंग का क्या है, फास्टिंग कई तरीके से कर सकते हैं, फल पे रह सकते हैं, जूस पे रह सकते हैं, जिनको लंबा करना है, अपने आप भूख चली जाती है, पानी पे रह सकते हैं। कितना लंबा कर सकते हैं? शरीर के ऊपर निर्भर करता है, शरीर में कितना विकार है उसके ऊपर निर्भर करता है कितना लंबा फास्टिंग कर सकते हैं। नहीं, ऐसे जनरल लाइफ में हफ्ता में अगर 1 दिन रखे तो काफी है। बताएंगे आगे, 40 दिन रखा जाता है, बताएंगे। यहाँ तो 69 दिन तक का पानी पे गए हैं।
दिल्ली की है आशा रानी करके, उनके बहुत समस्या हुई थी, कोई चीज पचे ही नहीं, शरीर से उतारे नहीं, जो भी कुछ दिया जाए बाहर निकल के बाहर, लास्ट में ग्रीन सा बहुत निकला, निकलने के बाद लास्ट में जब सब निकल गया उसके बाद से फिर धीरे धीरे रिकवरी, भूख फिर धीरे धीरे भूख लगना शुरू हुआ, फिर खिलाते 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 करीबन 20 दिन तो खिलाने में लगा धीरे धीरे, इनका लंबा है। तो ऐसे शरीर अपने आप पता नहीं चलता, अपने आप भूख गायब हो जाती है, फिर कब भूख वापस आए तो उसका पहचान यही है, जब भूख शरीर ठीक हो जाती है, शरीर के अंदर के जो दोष निकल जाते हैं, तब क्या होता है, तब धीरे धीरे भूख जगने लगती है। भूख जगेगी, फिर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उत्साह होगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी, जीभ साफ हो जाएंगे। ये 3-4 लक्षण हैं, इसमें से जब लक्षण बनने लगते हैं तो उपवास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर धीरे धीरे खोल, जैसे आपने देखा धीरे धीरे भोजन को कम करते हुए फल को बढ़ाए, फल को कम करते हुए जूस को भी कम करते हुए पानी पे ले जाते हैं, वैसे ही जैसे धीरे धीरे उपवास पे आते हैं वैसे ही धीरे धीरे उपवास तोड़ते हुए भोजन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ ये भी करता आज भी उपवास करना आसान है, उपवास तोड़ना कठिन है। क्यों कठिन है? उपवास के समय बात बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, अब भूख लगते ही ये भी खा ले वो भी खा ले, मन पे कंट्रोल नहीं होता है। अब भूख ऐसे आयुर्वेद करता, अगर एक बार भूख चली गई उपवास के दौरान तो दोबारा भूख लाने में लंबा समय लग जाता है, तो इसलिए भूख को बनाए रखते हुए उपवास को तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी चंचलता की तरफ होती है, खाने के जल्दी आसक्ति जाते हैं, उसको संयम को रखते हुए धैर्य पूर्वक उपवास को तोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे। इसीलिए हम लोग यहीं तोड़वाते हैं, क्योंकि कई लोग एक दो कहे कि हम घर पे तोड़ लेंगे उपवास, और पता चलता है कि कुछ का कुछ कर लेते हैं, फिर फोन पे समझ में आता नहीं, वो भी तंग होते हैं, हम लोग भी तंग होते हैं, इसलिए जो भी जाते हैं यहीं उपवास तोड़वा के भेजा जाता है। तो धीरे धीरे ऊपर लक्षण आने के बाद से उपवास तोड़वाएंगे, उपवास तोड़ के नॉर्मल फिर करेंगे। तो इस तरीके से उपवास किया। अब एक है उपवास, आपका मन लगता है साप्ताहिक कर सकते हैं या रोज रोज उपवास कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं, संभव है कि नहीं? रोज रोज 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे एक टाइम खाना खा लें और बाकी टाइम उपवास। 2 टाइम खाना खा रहे हैं ना, बस 2 टाइम खाते हुए उपवास करना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। 5 घंटे के अंदर अंदर खा लो, बाकी सारा टाइम मत खाओ। उसमें क्या करना है, जैसे आपने शाम को लेना है, शाम को थोड़ी जल्दी ले, जितना जल्दी ले ले उतना अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि सूर्यास्त से पहले भोजन ले लें, हल्का सुपाच्य भोजन ले, अगले दिन सुबह 8 बजे के आसपास कोई वेजिटेबल जूस ले, अगर 10 बजे के आसपास भूख लगती है तो कोई फल ले लें, 1 बजे के आसपास भोजन लें। और ये भोजन ध्यान देंगे, जो दोपहर में आराम कर सकते हैं वो दोपहर में अच्छे से भोजन लें, और जो शाम को आराम मिल सकता है वो शाम के समय अच्छे से भोजन, एक टाइम ठीक ठाक भोजन जिसमें आपका मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हो उस आहार में। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू किया जा सकता है। 2 टाइम हम लेते ही, सुबह एक वेजिटेबल जूस कर देना चाय की जगह पर, 10 बजे के आसपास फल रख लीजिए, दोपहर में भोजन लीजिए, फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास भोजन ले लें। 11 से 5 कर लें, 11 से 5 कर लें, 6 घंटे हो गए, बाकी टाइम आप फास्टिंग कर रहे हो। अब आपके ऊपर है, हम तो एक सिंपल जो सहजता पूर्वक चल सकते वैसे बता दिए। उसमें क्या होता है, जैसे भोजन जीवनी शक्ति जो है, भोजन को पचाने के बाद से जो समय बच गया ना, वो रिपेयर और मेंटेनेंस में लग जाती है। अब ये लंबे समय तक करें तो आपका थायराइड है, डायबिटीज है, फॉल्स है, महिलाओं की पीसीओडी की समस्या है और बीपी की है, ये सारे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाते हैं। डाइजेशन की दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। लंबा कर ले तो इससे ठीक हो, कई लोग इसी से ठीक हुए, थायराइड में भी ठीक कर लिए अपने। थायराइड में कहते हैं थायराइड और कैंसर में अपक्व आहार सबसे अच्छा उपयोगी है। इतना अपक्व मतलब कच्चा, पूरे दिन कच्चा लेना, रॉ डाइट। हाँ रॉ डाइट।
अब कच्चा जो भी ले लें आपके स्वाद के अनुसार, लौकी है, खीरा है, कद्दू है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, फल में आप ले लीजिए जो भी फल मौसम के अनुसार हो। फल का जूस भी चलेगा। फल का जूस भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है जो जिससे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम उपवास को पूरी कर सकते हैं। अगला रहा वायु तत्व। वायु तत्व को कैसे पूर्ति करेंगे? प्राणायाम करें। प्राणायाम तो बाद की प्रक्रिया है, पहले हमारा सांस लेने छोड़ने का क्या प्रक्रिया? जो मूल प्रक्रिया दीर्घ श्वास प्रश्वास, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेंगे गहरी सांस, दीर्घ श्वास प्रश्वास। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। क्या हम लेते हैं? आधी आधी लेते हैं। जबकि कायदे के अनुसार जो सांस लेने की प्रक्रिया नाभि तक आनी चाहिए। सांस लेते तो पेट खुलता, सांस छोड़ते पेट खिसकता है, ऐसे ही सीना फैलता है और सिकुड़ता है। पहले हम नाभि तक थे, अब धीरे धीरे डायफ्राम तक आ गए। अब कहाँ आ गए? कंठ तक है। अब सांस लेते हैं छोड़ते पता नहीं चलता, हम सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, न पेट का हलचल हिलना है न आपका लंग्स से ऊपर बात करना है। तो इसीलिए एक समस्या हम देख रहे हैं जो बढ़ती जा रही है, खांसी की और ये कब्ज की। हमें ये भी लगा कि जो डीप ब्रीथिंग का अभाव है इसकी वजह से भी कब्ज होता है। हाँ, ना मैं तो क्योंकि पेट का हलचल खत्म हो गया। जब हलचल खत्म हो जाएगा हाथों का सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। अब लंग्स में भी है, जो कफ श्वसन के बाद कफ विकार हमारे शरीर में होते ही वो जाके इकट्ठा होता है, न फैलना सिकुड़ना और धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा। इसलिए ब्लॉकेज होते चले जाते। इसलिए वायु तत्व को पूर्ति करना है तो दीर्घ श्वास की बहुत जरूरी है। श्वास प्रश्वास हमारे लिए उपयोगी है। करवा लो, 150 रुपये लेगा देते हैं। मैं अकेले लूंगा क्यों? अभी देखते हैं कोरोना काल में क्या दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लेकर कितनी महामारी फैली हुई थी। और जो गांव में थे, बहुत लोग गांव में भी हुए कोरोना, पता भी नहीं चला, वो ठीक भी हो गए। और शहरों में जो रहे, थोड़ा सा भी अटैक हुआ पूरे फैले। तो इसलिए डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है। इसी के अभाव में देखिए हम प्राणायाम पे आ गए। प्राणायाम करने से ये ठीक होगा, प्राणायाम करने से वो ठीक होगा। अगर ब्रीथिंग सही रहे तो हमें प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राणायाम कब पड़ रही है? ब्रीथिंग का अभाव है। अब ब्रीथिंग का अभाव है तो विकार हमारे शरीर में आने। जैसे जो दिल्ली जैसे शहर है वहाँ पे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्राणायाम कैसे करेंगे? वहाँ तो डीप ब्रीथिंग ही नहीं कर सकते हैं। और उसका जो समस्या बनाए हम ही लोग जैसे लोग ने बनाया ना, और क्या करें। अब तो वही है कि अब गाँव के गांधी जी का जो सपना है ना, हमें तो लग रहा है कि वो फिर साकार होगी। जब भी हो 50 साल 100 साल में होगी तो गांव के से ही हो। परसों भी जब आपने बताया था, ग्राम पेड़ पौधे स्वराज जो की है भावना। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, देवरिया में तो बड़ी डेंस वो ऑक्सीजन छोड़ता है। अब तो वही है, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ मन से कराया ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ों का भोजन हम तैयार करें वे मानव। अब तो शहर में प्रकृति कुछ ना कुछ कराएगी इस सब चीजों के। हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ पॉपुलेशन कम है तो वहाँ तो शुद्ध वातावरण है। अब तो वहाँ भी हमने सब कर दिया। कहाँ जहाँ पेड़ का वातावरण पेड़ पौधे सब काटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, न हवा शुद्ध है न जल शुद्ध है, दोनों की हालत खराब हो गई। भीड़ बढ़ती है तो ये समस्या बढ़ेगी। अगला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को कैसे पूर्ति करेंगे? आग का काम क्या है? चीजों को जलाना है। जलाने से पहले क्या करें? खुद को जलता है। वैसे ही हमारे शरीर में कुछ अग्नियां हैं जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है, बाहरी टेम्परेचर के अपेक्षा। जैसे गर्मी के मौसम में शरीर का टेम्परेचर कैसा रहता है? बाहरी टेम्परेचर
ठंडी के मौसम में देख लीजिए थर्मामीटर में एक जैसा होगा, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर हमें प्रभावित न कर पाए, इसलिए शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? अग्नि। एक अग्नि है जो जठराग्नि है, वो भोजन को पचाने का काम करता है। अब जैसे कहते हैं आयुर्वेद में कहते हैं अग्नि मंद हो गई है या तीक्ष्णाग्नि हो गई। जब अग्नि मंद हो जाएगी तो क्या होगा? इंडाइजेशन की दिक्कत होगी। और तीक्ष्णाग्नि हो गई तो बार बार भूख लगेगी, हर 2 घंटे पे कुछ न कुछ खाने को चाहिए। तो वो भी रोग है, अग्निमंद भी रोग है। इसलिए अग्नि को ठीक ठाक बनाए रखें। कैसे बनाना, क्या तरीका है? बताएं उसका तरीका है श्रम। अग्नि को अगर प्रज्वलित करना है तो शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रम से ही ऊर्जा का हास होगा। जब ऊर्जा का हास होगा तो भूख लगेगी। श्रम कोई करे नहीं, श्रम करेंगे नहीं, श्रम करेंगे नहीं, खाएंगे तो क्या होगा? शरीर पे ही लगना है। शरीर पे लगेगा तो फिर या तो बीमारी आएगी या मोटापा बढ़ेगा। तो जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, उन सब ये से सब श्रम। जिम में हम क्या कर रहे हैं? एसी चल रहा है, जिम कर रहे हैं। श्रम का मतलब कि आपने 2 घंटा मेहनत किया या 20 मिनट मेहनत किया, 20 मिनट से पसीने से तर हो गए। ये चीज शरीर से शहर में कैसे करें श्रम? रूम में बैठो जी, किचन गार्डन। आप किचन में हो या गार्डन में हो, अपना लीजिए, पावड़ा चला लगाइए। अगर वो नहीं है झाड़ू लगाइए। झाड़ू भी वो शारीरिक श्रम में नहीं आता है, नहीं आते। उसके लिए बस वही है, आप या तो एक्सरसाइज करें, वही बचता है। अभी तो चक्की आ गया है ना चलाने वाला। उससे कितना श्रम कर लें? वो चक्की चलाने कितना कर लें? मतलब साल में कुलाबादी कहाँ से रहेंगे? चक्की बंद हो गई सब गाँव में। वो तो है, बंद हो गई तो इसलिए महिलाओं की दिक्कत बढ़ती चली गई। 1 जो घंटे से पीसीओडी की समस्या है या यूटर संबंधी समस्या है, उसी की वजह से। क्योंकि पेट की समस्या ज्यादातर उसी है। अगर कोई भी, चाहे आदमी भी चलाए चाहे लेडीज जो भी चलाए, पेट की समस्या उससे बहुत काफी ठीक है। तो ये है। तो यहाँ हम अग्नि तत्व कैसे पूर्ति करेंगे? श्रम से। सूर्य स्नान। और अगला है जो सूर्य से तापित, यानी पेड़ पे पका हुआ फल, वो जो अग्नि तत्व को पूर्ति करता है। बाकी सब में है ज्यादातर। अब सूर्य स्नान कौन ले, सनबेदिंग कौन ले, तो ये भी समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई कि हमारा शरीर काला पड़ जाएगा। हम तो देखते हैं कई जगह से, अब तो बिजनौर में भी निकलते करके पूरा पैक होके मुंह पे पूरा बांध के ऐसे निकलते जैसे कोई डाकू जा रहा है। अब उनकी देखिए हालत, स्किन पीली पड़ती जा रही है, गोरे नहीं होते, पीला पड़ता जा रहा है। क्योंकि पसीना निकलेगा नहीं, धूप लगेगी नहीं, धूप नहीं लगेगी तो उसमें क्या होगा? अब एक पौधा रख लीजिए, छांव में रख दीजिए, बाहर रखिए, दोनों का अंतर हो। आदमी देखिए, एक बंद कमरे में रहते हैं, एक बाहर घूमते हैं, बहुत अंतर। इसलिए वो जरूरी है। यानी जब हम धूप से संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा? एक तो गर्मी आएगी, उसकी उष्मा हमारे शरीर पे जाएगी, गर्मी आएगी तो गर्मी से जो हमारे स्किन के जो गंदगी है वो क्या होगा? पसीने के माध्यम से बाहर निकलेंगे। अब गर्मी लाने नहीं देते, थोड़ी सी गर्मी हो गई तो हम परेशान हो जाते हैं, या तो एसी चलाएंगे या कूलर में, जो पंखे की व्यवस्था है पंखे के नीचे भागेंगे। पसीना अब निकलना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि आजकल की यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती है। समय की बात है, कब कब बैठना है, ये थोड़ी 24 घंटे उसमें ही रहना है। सनस्क्रीन लगा लो। दुनिया काम कर रही है। नहीं, सूर्य की पहली किरण और सूर्य बता रहे हो, बताएंगे कब बैठना है। अब ये 24 घंटे थोड़ी बैठना है। सनस्क्रीन लगाना सही है? नहीं, कोई कुछ नहीं कोई लगाना। कुछ नहीं लगाना। धूप में बैठने के लिए कुछ नहीं, सरसों के तेल का, नारियल के तेल, तिल के तेल के अलावा कोई नहीं। जो हम क्रीम लगाते हैं ना, वो सब खतरनाक होता है। तो ये है। अब इसे लेना कब है, कितना समय लेना स्नान लेने? तो जो अच्छा समय माना गया है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय से लेकर 3 घंटे बाद तक का, सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक का।
हमारे धर्मों में ही जोड़ दिया गया सूर्य अर्घदान का। वो क्या है, हमारा सूर्य अर्घदान जब देते हैं तो कुछ वो करीबन 5 मिनट तो लग ही जाता है। 5 मिनट में जो सूर्य की किरणें, उसमें कम कपड़ा पहने रहते हैं, वो किरणें सीधे हमारे शरीर पे आती है। तो हमारे शरीर पे आती है तो उसमें एक तो विटामिन डी की पूर्ति करती है। अब विटामिन डी नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का पाचन नहीं होगा। कैल्शियम का पाचन नहीं होगा, हड्डियां कमजोर होंगी, आर्थराइटिस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी के लिए यही उपचार बचा है, या तो सूरजमुखी का वो है, नहीं तो सूर्य स्नान, धूप में बैठे, और कोई सोर्स नहीं है नेचुरल, नहीं तो आर्टिफिशियल। सूरजमुखी का क्या? सूरजमुखी का बीज खाने में लेते हैं। हाँ, तेल लीजिए, चाहे सूरजमुखी की चारों मगज में पीस के उसका भी लिया जा सकता है। चटनी वगैरह बन जाती चटनी है मगज की। तो वो और मशरूम्स को कहते हैं कि अगर धूप में रख दो तो विटामिन उसके अंदर विटामिन डी बहुत हो जाता है। B12 है उसमें ज्यादा, मशरूम में विटामिन अगर B12 उसको है। धूप में रख दें थोड़ी देर और फिर खाएं तो उसमें विटामिन डी बढ़ जाता है। अब क्या है, क्या क्या खा लेते हैं? मशरूम कौन जानता है मशरूम? तो ये छतरी कह रहे, सांप की छतरी होगी बात है। तो ये लेने का पूरे खा लेते कोई- कबाड़। हाँ जी, कोई भी गर्म उपचार लेते हैं तो सबसे पहले सिर को ठंडा रहना जरूरी। आयुर्वेद में कहा गया है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, पैर धरती आए तो मारो डंडा। तो यही चीज है, हमारा सिर ठंडा रहना चाहिए हमेशा। और ठंडा रखने के लिए क्या होगा, धूप में बैठेंगे तो धूप के माध्यम सिर गर्म होगा, तो इसलिए कोई तौलिया गीला करके सिर पर रख ले और आराम से। प्राइवेसी हो तो कम कपड़े पहन के बैठ सकते हैं, नहीं तो हल्का कपड़ा पहन ले जिससे धूप की किरणें अंदर तक शरीर को टच कर सके। जेंट्स के लिए तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ सकते हैं। तो 15 मिनट से स्टार्ट करें, पहले 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अधिकतम 1 घंटे, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। कुछ लोग मानते हैं तेज धूप में, हमारा मानना है थोड़ा ऐसा है, तेज धूप में आप क्या हो गया, स्किन जलने लगेगी, वो स्किन जलेगी तो शरीर को नुकसान देता है। इसलिए जो सुहावनी धूप है उसको ग्रहण कीजिए। इस तरीके से सनबेदिंग का आराम से किया जा सकता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। उस समय चाहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, या कोई भी अध्ययन का काम करना अध्ययन का कर लीजिए, या घरेलू काम करना तो घरेलू काम कर सकते हैं। अगला है जल तत्व। अब जल तत्व को कैसे पूर्ति करेंगे? पानी फल पी के खा के फल लेके पानी पीने से कोई तो अब देखिए गर्मियों के मौसम में कौन से फल और सब्जियां पाई जाती हैं? जैसे अभी तोरई वगैरह है तो लौकी, तोरी, लौकी, तोरी, टिंडे, तरबूज, खरबूज, लीची, आम, अभी सब आने लगे। हाँ खीरा वगैरह, खीरा, ककड़ी, प्रकृति सब कुछ दे दिए टाइम समय के साथ। हाँ, छाछ छाछ। नहीं तो इसलिए जल तत्व देखिए, मौसम प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई। गर्मियों के मौसम में रसीले यानी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है वही फल है, वही सब्जियां हैं। सर्दियों के मौसम में जो कम पानी वाले फल भी है और कम पानी वाले सब्जियां भी है। तो प्रकृति ने ऐसे बनाया, हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको सब एक जैसे बना दिए। ये सब कुछ मिल रहा है हर टाइम, वही कह रहे हैं ना, सब एक जैसे बना दिए। इसलिए हमारे शरीर में खीरा खाते हैं, खीरा किसी को नुकसान कर देता है, किसी को फायदा। क्यों? क्योंकि वो 12 मासी, सब दवाई 12 मासी बना दिया गया। ऋतु के अनुसार, वातावरण के अनुसार जो अगर सब्जियां हैं चाहे फल हैं, अगर वो हम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी है। अब विदेश के फल है, विदेश की सब्जियां हम खा रहे हैं, वो इस वातावरण में पैदा नहीं हुआ, वो चीज इसलिए बोल। तो इसको कैसे पूर्ति करेंगे? हरी सब्जी, हरी सब्जियां, हरी फल, रसीले फल। तो अब इसे हम कैसे ले रहे हैं? अब तक हम ये कैसे ले रहे थे? सब्जियों को क्या कर रहे थे? जलाए गए, खूब तल भून दिए, जला दिए, उसको क्या होना है? जबकि ये हमारा क्या है, ये है शोधक आहार।
ये क्या है? शोधक आहार है। शोधक आहार क्यों है? क्षारीय, क्षारीय एल्कलाइन। आजकल एल्कलाइन वाटर की ज्यादा वो चल रही है। एल्कलाइन वाटर तो वो यानी पानी में एल्कलाइन वाटर आ रहा है, वो डाल दो और एल्कलाइन वाटर बन गया। एल्कलाइन यही है। अब देखिए हमने क्या किया, जल तत्व में इसी को तो दिया। सब्जी आपको बना के शुरू में सब्जी वही है, जैसे जिसमें जल की मात्रा है उसी तरीके से सब्जी है। सूखी वाली है तो सूखी सब्जी तरीके से, फल है वैसे ही आपको फल दिया जा रहा है। अब हम क्या घर पे क्या करते थे, अगर लौकी तोरी को बनाना है तो क्या करेंगे, उसके जल को एकदम जला देंगे, तल भून देंगे, यानी क्षारी को हम अम्ली बना देते हैं, एसिडिक। अब क्या करते हैं, जो क्षारी है, क्षारी क्या काम करता है? शोधन का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसलिए शोधक आहार है। यानी हमारे शरीर में से गंदगी, हम क्या कर रहे हैं, आपको क्षारी चीजें तो दे रहे हैं, अम्ली सारे हटा दिए, अम्ली हट गए। अम्ली क्या करेगा, शरीर में गंदगी जो इकट्ठा करने का काम करता है वो अम्ली करेगा। अम्ली को हटा दिए, क्षारी देना शुरू कर दिए। क्षारी क्या गया, डिटॉक्स का काम करना शुरू कर दिए, और उसी के साथ हमने ट्रीटमेंट करा, उसी तरीके से दिए, डिटॉक्स वाले ट्रीटमेंट कर दिए जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालता रहे, शरीर अपने आप रिकवरी कर लिया। इसलिए अपने यहाँ जो सब्जियां बनाई जाती हैं जी, तो उनको तला नहीं जाता? नहीं, कैसे बनाई जाती है? उसमें तड़का लगेगा, हींग जीरे का तड़का लगता है जी, और धनिया पड़ते हैं। इसके अलावा और गरम मसाले, ये सारे मसाले नहीं डालने जाते, वैसे ही बनते हैं। उबाला और बस बस वो डाल के पक गया, कुकर में डाल के पक गया, नहीं तो उस तरीके से कढ़ाई में पकाना। अदरक लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता है, अदरक भी जरूरत है, अदरक पड़ता है, लहसुन भी पड़ते हैं, प्याज भी पड़ते हैं, लेकिन अब इस मौसम में नहीं डालते। इस मौसम में लहसुन और जैसे भूख जगाना है तो अदरक देते हैं। सब्जी को भुना नहीं जाता? नहीं, ज्यादा तली भुनी नहीं जाती, पानी का भून उसका पानी पूर्ति बस वो पक जाए इतना ही, क्योंकि हम सब्जी ज्यादा कच्चे भी नहीं ले सकते ना, पक जाए अच्छे से बस खाइए। हम क्या करते हैं, उसको स्वाद बनाने के चक्कर में उसको अम्ली बना देते हैं। इसमें हर सब्जी में आप लोग हींग डालते हैं? जी, हींग जीरे का तड़का लगता ही है। हींग और जीरा। जैसे करेला है, भिंडी है, इसको थोड़ा भूनना ही पड़ता है। वो तो सूखी है हाँ, तो उसको इसको भून के बनाना। वो हल्का सा, लेकिन यहाँ भी वो नहीं ज्यादा डालते, तेल नहीं रहता है, हाँ। धनिया ही रहेगा उस, और मसाले नहीं, गरम मसाले नहीं डालते। हाँ, मिर्ची भी लाल मिर्ची नहीं डालते यहाँ, वही आपका हरी मिर्च पड़ता है। तो ये है भिंडी छाछ में पकाएगा क्यों? जैसे पानी चांदी के छाछ में पका दो, पानी आप ठीक बॉटल है, में या बोलो मटके क्यों? में रखो और लो, उससे कुछ एल्कलाइन होता है। वो चांदी क्या होती है, चांदी शीतलता का प्रतीक है। शीतलता मतलब कि ठंडा, तरावट में, इसलिए वो ठंडा होने के कारण चांदी का वो जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, उसका अर्क इसमें आ जाता है। वो जो कुछ अंश आ जाता है वो आपके पीने में जो है उसको फायदा करता है, जिसमें जो बैड बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देता है। ब्रास का भी पानी तो उसका एल्कलाइन वगैरह का एल्कलाइन का नहीं, हमें जहाँ तक एल्कलाइन अगर आपको बनाना है, एल्कलाइन में सब्जियों का डाल दीजिए। जैसे आपका गाजर है, आपका चुकंदर है, आंवला है, हरा धनिया है, पुदीना है, नींबू है, हल्दी है, ये पानी में डाल के 12 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। सुबह से शाम तक धूप में रख दीजिए, शाम के अगले दिन से उसे पानी पीते रात को भी तो रख सकते हैं ना, रात भर छोड़ के अपना रात में रख दीजिए, सुबह तक, उसके बाद अगले दिन से पानी पीते रहिए, एल्कलाइन वाटर बन गया। अब वही उसमें बहुत है, यूज पाउडर है तो तुलसी के 4-6 पत्ते डाल दीजिए, नेक्स्ट डे उस सब्जी को बना सकते हैं। उसको आप सब्जी बना लीजिए, जैसे खा लें। और ये जो कॉपर के वो जो कॉपर भी शीतलता, कॉपर क्या होती है, उस कॉपर तत्व जो आ जाते हैं, जो कॉपर की कमी होती है उसे चांदी वर्क, जैसे कई चीजों में चांदी वर्क, कॉपर वर्क, ये सब भस्म जो बनती है वो उन्हीं चीजों का होता है। भस्म का उपयोग करते हैं। भस्म कब करते हैं, जब लास्ट की प्रक्रिया है भस्म, उस पर भी आगे बात करेंगे। तो तो ये फर्क होता है कि वो चांदी का
बर्तन वाला पानी ठंडा। लगातार कितने दिन तक पीना है? गर्मी में किया जाता है। चांदी और तांबे का पानी गर्मी नहीं में। सेठ आदमी ने पी ले चांदी का पानी, गरीब कैसे पिएगा? लेकिन उस जमाने में लोग तांबे के बर्तन में कभी पीते ही नहीं, हमेशा पीते हैं। गरीब को तो स्टील का तो गिलास उससे भी मिलता गर्मी है। तो नहीं होती? नहीं नहीं, पानी तो मेन चीज है, शुद्ध होना चाहिए। सबसे बढ़िया पानी है मटके का। हाँ इससे बढ़िया है। मटके का बढ़िया कोई पानी नहीं, जो मिट्टी से संपर्क बढ़िया मिट्टी हो उसका बना होता है वो गड़ा, गर्म करके करवा। ठंडा है और उसका स्वाद भी अलग रहता है। ठंडियों यहाँ अभी गर्मी में, अभी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अभी मटका रख जाएगा मई में। नहीं, मई में सब जगह मटका रहे, मटके का ही पानी पिलाया जाता है। अभी तो मटके में रखेंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और ये एल्कलाइन वाटर जो है तो मटके में भी बना सकते हैं? मटके में भी बना सकते हैं। मटके में, हाँ, मटके में कांच के दो है और कुछ नहीं। अगला है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व क्या है? स्थूल है, भारी है। पदार्थ अब स्थूल है तो क्या है? अनाज है, सभी तरह के अनाज है, सभी तरह के दालें हैं, सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स है, मेवे। अब ये स्थूल है तो कितनी चाहिए? लेते कितना? हम सबसे ज्यादा इसी पे निर्भर रहते हैं, पृथ्वी तत्व पे। ईश्वर गलत तरीके से ले रहे हैं, पृथ्वी तो कोई गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा यही ले रहे हैं, जबकि सबसे कम की जरूरत है। सबसे ज्यादा ये आकाश तत्व को चाहिए, सबसे कम इसे चाहिए, लेकिन हम ले किस पर हैं? सबसे ज्यादा इस वाले पृथ्वी तत्व को ले रहे हैं। मीठा किस्म के गुड़ से सब पृथ्वी तत्व। गेहूँ गर्मी अगर के जूस फल है, वो अनाज है, खा रहे हैं जल सर्दी तत्व में। में आ जाएगा, उसको ठोस चीजें बना लिए तो पृथ्वी तत्व में आ जाएगा। इसीलिए स्थूल लिख दिया ना, ये सूक्ष्म है। अब जैसे लाल मिर्ची है, एक आदमी खा जाएगा, अगर उसे जला दे तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास पहुंच जाएगा। मेरे से तुम्हारे देश के ही नहीं, बाहर देश का आदमी। कहीं का हम एग्जाम्पल बता रहे सूक्ष्म ही है, ये जलेगी सब जगह। एक मिर्ची को एक आदमी खा जाएगा, लाल मिर्ची को। अगर उसे जलाए तो कहाँ तक पहुंचेगा उसका? जितना वहां तक धुआं उसका जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा और सबको गंध मिल जाएगा। हाँ, मिर्ची का स्वाद आ गया। सब अच्छी है। उसका शरीर में इफेक्ट होता है। ऐसे जितना वो सूक्ष्म होगा ना, उसकी पोटेंसी उतनी बढ़ जाती है। होम्योपैथ में क्या होता है, जो दवाइयाँ बनाई जाती है सूक्ष्म पोटेंसी बनाती है। तो जो हवन करते हैं हम लोग, उसका भी इफेक्ट हाँ, ऐसे ही इफेक्ट होता है। जो यज्ञपति का है तो वो उसी का है। जैसे यहाँ भी कई है, तो हमारे शांतिकुंज में भी यज्ञ थेरेपी चलता है। यहाँ भी सोच रहे हैं वो नए सेंटर में यज्ञ थेरेपी का वो बनाने का। तो उससे रोग संबंधित कुछ औषधियाँ होती, जो औषधियाँ रोग संबंधित जो खाने के लिए दी जाती है, वही सोचने के रोग से दिया जाएगा। जैसे हल्दी होते हैं, हल्दी को जैसे सर्दी वगैरह लगा तो हाँ, हल्दी सूंघ, जैसे सिर दर्द कर रहा, सर्दी लग गया, उसके वजह से नाक जाम हो गई, आप हल्दी सूंघ लीजिए, तुरंत उसका असर है। ऐसे उसका धूम्रपान करा दिया जाता है। ज्यादा अस्थमा का वेग होता है, कनक का, धतूरे का, धतूरे के पत्तों का उसका वो बीड़ी बना के पिलाते हैं, धुआं लेते हैं, नाक से भी या मुंह से। नहीं, हल्दी का कैसे लेना है? गरम हल्दी को जला के उसको सूंघना, नाक से धूम्रपान करना से। तो ये है, और ये भारी होने के कारण ये क्या है? अब देखिए, ये शोधक आहार है, तो ये कौन सा आहार हो जाएगा? पोषक आहार। अब किनको पोषक आहार की जरूरत है और शोधक आहार किनके लिए जरूरत है? जो स्वस्थ है हाँ, वो लेंगे पोषक, और उम्र के हिसाब से कम उम्र वाले होते हैं। जब शरीर का विकास होता है उस समय पोषक आहार की ज्यादा जरूरत है। जैसे बाल्य अवस्था से लेकर युवावस्था तक, जब शरीर का विकास रुक जाता है उनके लिए शोधक आहार ज्यादा जरूरी है। चाहिए दोनों आहार, लेकिन प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे उनके लिए शोधक आहार। जो विकास होगा शरीर का उस समय पोषक आहार ज्यादा जरूरी है। अब इस समय क्या होता है, एक समय के बाद से शरीर का क्षय होने लगता है। कितनों भी खाए लेकिन शरीर का क्षय होगा। जैसे
60 के बाद से शरीर का क्षय होने लगता है। तो उसमें क्या चाहिए, उसमें भी पोषक आहार चाहिए और शोधक आहार दोनों, यानी पोषक आहार ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और शोधक आहार को कम। 60 के बाद हाँ, 60 के बाद से देखते हैं थोड़ा सा मखाने में भी इस पे बोला जाता है खाने के, क्योंकि शरीर का उस समय विकास रुक जाता है तो क्षय होना है। उस क्षय को बचाए रखने के लिए ये औषधि। अब ये यहाँ भी एक भ्रांति और आ जाएगी। अब श्रम करने वाले सबसे ज्यादा यही खाते हैं। खाते क्या, श्रम इसलिए करते, जब श्रम करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी उसका टूटता है। जो भोजन करते हैं, भोजन क्या होगा, ऊर्जा में तो बदलता है, ऊर्जा का क्षय होगा। तो फिर ऊर्जा बनने के लिए क्या चाहिए, आहार चाहिए। आहार कौन सा हो, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा बना दे, पोषक हो, पौष्टिक हो, तब तो बना पाएगा। तो उनके लिए भी चाहिए पोषक आहार ज्यादा, जो शारीरिक श्रम करते हैं। जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, नाम मात्र का करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चाहिए सूखी रोटी। शोधक आहार। सूखी सूखी रोटी रोटी नहीं, रोटी तो पोषक में ही आता है। रोटी के मतलब, रोटी बहुत बड़ी चीज है। अभी आपने मखाना बोला, मखाना खाने से एसिडिटी बढ़ती है या अल्कलाइन या कुछ नहीं? वो सबके पास है, अंदर क्या है उस हिसाब से। ऐसी तो वो खाऊंगा तो फावड़ा चला। और ये हो गई। अब इसके अलावा क्या है, आहार। आहार में जो है आयुर्वेद कहता है कि आहार सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। वो आहार हमारे लिए औषधि है, आपके लिए शायद विष का काम करेगा। क्यों अलग अलग होगा? आहार इस पर निर्भर करता है, वात है, पित्त है, कफ है, इसके हिसाब से सबका आहार अलग अलग चाहिए। किसी को कच्चा खाने के लिए बोल दिया जाता है, आपको अच्छा खाइए, किसी को कच्चा बिल्कुल मना कर दिया जाता है, किसी को ठंडा चीज खाने के लिए बोला जाता है, किसी को ठंडा बिल्कुल मना कर दिया जाता है, गर्म ही खाना है, गर्म औषधियां ही देंगे। क्योंकि हमारे शरीर का ये जो दोष है, जो इसके हिसाब से आहार अलग अलग हो जाता है। शोधन के हिसाब से अलग हो। जैसे हमने यहाँ क्या किया, आपका शोधन कराया, शोधन कराने के लिए शोधक वाली आहार दी, शोधन हो गया। अब उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ घर जाने के लिए अलग अलग डाइट सबका अलग अलग हो जाता है। तो अलग होगा क्यों, तो वात पित्त कफ के कारण। अब वात वालों के लिए कच्चा खिलाएंगे तो गैस बनेगी ही बनेगी, पित्त वालों के लिए गर्म चीजें खिलाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी बढ़ेगी, कफ वालों के लिए ठंडा चीजें देंगे, वात और कफ वालों के लिए ठंडा चीजें देंगे तो इनकी बीमारियां बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए किसको कौन सा चीज लेनी है वो सब इस पर निर्भर करता है। एक रोग है लेकिन खाने का बदलाव अलग अलग हो जाता है, दवाइयाँ अलग अलग हो जाती है। अगर अच्छा आयुर्वेदाचार्य कोई देता है तो दवाइयाँ सिर्फ इसी बेस पे देते हैं। तो ये आहार हमारे लिए योगी। अब आहार ऐसा भी हो, जिस वातावरण में रह रहे, जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र का आहार होना चाहिए। वैसे उस ऋतु का होना चाहिए, जिस ऋतु में हम हैं उस ऋतु में जो फल हो या सब्जियां हो वैसे उपयोग, तब तो आहार हमारे लिए उपयोगी है। आजकल क्या है, हमने केमिकल डाल के, पेस्टिसाइड डाल के पैदावार कर तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत बढ़ती जा रही है। आजकल कैंसर होने का कारण क्या होता है, देखिए जिसे भी जांच कराने पता चल रहा है कैंसर। किसी को गांठ हो गई जा रहे हैं कैंसर हो गया। तो वही चीज है, क्या करना है इन सब चीजों, क्योंकि एल्कलाइन जितना हम एसिडिक लेंगे वो हमारे शरीर में इकट्ठा ही होगा, और जितना एल्कलाइन लेंगे वो क्या करेगा, शरीर को विकार को निकाल देगा। कैंसर में क्या करते हैं, हमने कच्चे क्यों अपक्व आहार कहा जाता है, अपक्व आहार में कि हमारी क्षारी चीजें ज्यादा जाती हैं, क्षारी जाएंगे क्या करेगा, शरीर को डिटॉक्स करने, जो भी घाव होगा उसे भरने का काम करेगा, जो गांठ होगा उसे गलाने का काम करेगा। तो एक लंबे समय के बाद से धीरे धीरे अपने आप बीमारी ठीक होने लगती है। लेकिन हम डर जाते हैं, एक भय का वातावरण बन जाता है और हमारे ऊपर बीमारी हावी हो जाती है। तो ये है, इसलिए आहार बहुत जरूरी है। आहार अपने समय के हिसाब से, आहार अपने शरीर के हिसाब से, जबकि शरीर पहचानता है हमारे लिए कौन सा आहार उपयोगी। कभी कभी देखते हैं कि कुछ चीज खा लेते शरीर स्वीकार नहीं कर पाता, या तो गैस बना देते या वो एसिड बनने लगता है, क्यों, उसे बाहर निकालना चाहता है।
हम क्या करते हैं, और दबा, अरे दवा खा ले, दब गया, फिर वैसे चटपटा चीजें ले ली। हमारा स्वाद कहाँ जा रहा है ना, हम अब स्वाद को कहाँ खोज रहे हैं, हम रस में खोज रहे हैं, स्वाद में खोज रहे हैं, इसी में ना। जबकि आयुर्वेद में रस है ही है, जो षड रस है, 6 रस कौन कौन से हैं? मीठा, खट्टा, नमका, कसैला, तीखा और कड़वा, ये 6 रस है। ये हर कोई भी आप सब्जी ले चाहे फल ले, उसमें कुछ ना कुछ रस है ही। हम इसको क्या कर रहे हैं, इस रस को सिर्फ उसमें तल भून के स्वाद के चक्कर में हमारे जो जीभ को अच्छा लगे वो लेते हैं। अब ये स्वाद के चक्कर अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। इसीलिए स्वाद अगर देखना है तो आपको रस का ही देखना। अब यहाँ जिनका जीभ भूख अच्छे से लगती है, जो मूंग का दाल पिलाया जाता है, कितना अच्छा लगता है कितना अमृत है। जब भूख अच्छे से खुले ना, उस समय लीजिएगा मूंग के दाल का पानी, चम्मच से एक चम्मच, सबका स्वाद पता चलेगा हम क्या ले रहे हैं, और वही अमृत लगेगा। क्यों? जीभ साफ हो जाती है, इसलिए स्वाद का पता चलता है। हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी है तो जीभ साफ कहाँ से होगा, और उसको स्वाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और उसको मिर्च मसाले डाल के तल भून देते हैं, इसलिए स्वाद हमारा होता है। इसके अलावा स्तंभ, जैसे ये मकान है तो इसे अगर पिलर पे रहेगा तो कब तक चलेंगे? लंबे समय तक चलेंगे। अगर पिलर पे ना रख के वैसे बनाया जाए, कब तक रहेगा इसके जीवन? जल्दी टूट जाएगा। गलत कह रहे हैं जी, हमारे को जीवन 200 साल बना रखे। आप देखिए भूकंप के झटके, आज के जो मकान बन रहा है उसके देखिए। हमारे यहाँ मंदिर है, हमारा मगर बापा तो कुछ जगह कल का बना कला, मेरी याद तो पहला 300 साल हो गए। नहीं, पहले का पैसा बना है, पहले के बिल्डिंग का आज की बिल्डिंग की बात कीजिए। नहीं बात कह रहे हैं जल्दी के दिन, जो नींव पे खड़ा, जो जिनकी नींव मजबूत हो और पिलर पे है, भूकंप के झटके वो रोक लेंगे। अब जैसे आज 4 इंच की दीवार चल रही है, सब जगह अधिकतर 4 इंच की दीवार बनाई जाए। हाँ, अब वो एक झटका आएगा तो क्या होगा? जब हमारे नींव और पिलर मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे झेल पाएगा? तो वैसे ही हमारे शरीर का पिलर है स्तंभ। कौन कौन से हैं? आहार है, श्रम है, विश्राम है, और चौथा है ब्रह्मचर्य। ये 4 पिलर हैं। चौथा तो छोड़ दीजिए, हमारा 3 पिलर को पहले हम ठीक करेंगे। क्या हमारे 3 पिलर सही हैं? आहार शरीर के अनुपयोगी हो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या आहार उससे ज्यादा ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं, श्रम के हिसाब से आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, श्रम कर रहे हैं तो नींद आ रही कि नहीं। विश्राम मतलब नींद से, शरीर और मन से दोनों रिलैक्स होने का, तीनों हमारा गायब। आहार वैसे ही कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, श्रम है ही नहीं है। विश्राम पता चलता रात भर करवटे बदल रहे हैं, 2 घंटे नींद आ रही है, 2 घंटे बाद नींद खुल जा रही है। अगर नींद भी आ रही है तो सपने वाली नींद आ रही है, या किसी को आ रही कमजोरी की वजह से आ रही है तो खूब आ रही नींद आने का मतलब, विश्राम का मतलब कि हम अगर 2 घंटे सो रहे, 3 घंटे सो रहे, 3 घंटे में पूरा एनर्जी लेवल बन जाए तब तो ठीक है। या सो के हम 10 घंटे भी सो के उठ रहे हैं, लग रहा है सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है, तो नींद पूरी नहीं, शरीर को आराम नहीं मिला। इसलिए विश्राम चाहिए, शरीर को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए विश्राम चाहिए, श्रम चाहिए आहार को पचाने के लिए। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, फिर दिक्कत होती रहेगी। जब तक शरीर में क्षमता रहती है नहीं तब तक ठीक ठाक चलता है। जैसे शरीर कमजोर होने लगता है फिर धीरे धीरे बीमारियां हावी हो जाती है। ये रहा आज के
आप इससे संबंधित कोई चर्चा हो उस पर बात कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जी वो किसको खाने चाहिए और कब खाने चाहिए और देखिए, कैसे ड्राई खाने फ्रूट से सबके तासीर के हिसाब से अलग अलग है। कुछ तो कॉमन होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, चारों मगज है, इसको आप भिगो के ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। चारों मगज का क्या है, तासीर थोड़ी ठंडी होती है, बादाम थोड़े गर्म होती है और आपका अखरोट भी गर्म होता है, लेकिन ये लगभग अगर भिगो के ले तो सभी मौसम में, गर्मी के मौसम में थोड़ा कम कर देते हैं, जाड़ों के मौसम में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। किसमिस किशमिश तो हर हमेशा ले सकते हैं, किशमिश है, मुनक्का है, ये क्या कहता है डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया है। लीवर डिटॉक्स में किशमिश और मुनक्का का रोल अच्छा है। ये भिगो के ले लिया, सूखी भी भिगो के लेनी चाहिए, भिगो के ले लिया। हाँ अच्छे से धुल ले, किस टाइम में शाम को भिगो ले, सुबह के नाश्ते में सबसे बढ़िया, सुबह का अच्छा माना ड्राई जाता है। फ्रूट्स वगैरह हाँ सब? ड्राई फ्रूट सुबह के टाइम में 10 बजे के आसपास ले लें, हम कभी कभी 8 बजे लेते ड्राई हैं, 8 फ्रूट्स बजे खा कर ला ली, आज शर्म तो करना पड़ेगा ना, बेच के कैसे हजम हो जाएगा। ड्राई फ्रूट तो बहुत भारी हो गए हैं, शर्म आप करो, नहीं खाएगा तो हानि थोड़ा होगी। चला के नहीं रुकेंगे हाँ। आपसे। ये तो सब मेहनत का शायद में काम है। तो ड्राई फ्रूट से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सूखा नहीं लेना चाहिए। सूखा नहीं लेना चाहिए, सूखा हजम नहीं कर सकते, सूखा कितना चबा पाएंगे, उसको हजम करने के लिए क्या करेगा, फिर अपना अंदर की इम्यूनिटी उस पर हावी होगा, फिर जीवनी शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। हमारा खाने का तरीका भी गलत हो गया ना। जैसे क्या है कि हम खाना खाते हुए भी या तो बहुत कुछ सोचते ही रहते हैं, या जल्दी जल्दी में खाना सोचना क्या, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसके चक्कर में हम खाना खाते रहते हैं और हमारा स्वाद का भी पता नहीं चलता है, लिमिट से शरीर की जितनी क्षमता उससे ज्यादा भोजन कर लेते हैं। वही भोजन आप एक रोटी चबा चबा कर खाइए, सूखी रोटी खाइए, देखिए एक से दूसरे रोटी में आपका मन भी भर जाएगा, पेट भी पेट भर जाएगा, ठीक है। एक जो ये गोंद होता है जो हम बनाते हैं, कैसे बड़ी बात करे ला लेते तो। कोई बात नहीं। वो, कौन से गोंद? हर कोई खा सकता है। देखिए जैसे गोंद, गोंद के लड्डू या गोंद की का- गोंद का तीरा आती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ। अब वात वालों के देंगे तो दर्द बढ़ेगा ही दर्द बढ़ेगा, वो पित्त वालों के लिए ठीक रहता है। अच्छा। हाँ जिनके और पित्त दूसरा की- वाला जो जिसके लड्डू बनते हैं गोंद के कड़ी कड़ी वो नहीं, उसकी बबुल की गोंद है। के कर बोल रहे हैं, कड़ी में हाँ, करा। उसका भी, जो तल के और जो हाँ उसका भी वो जाड़ों में अच्छे से ले सकते हैं। जाड़ों में जैसे अलसी है, वो गोंद है, उसमें ड्राई फ्रूट तिल है, ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल के उसके लड्डू बना के वो जाड़ों के लिए ठीक शानदार है। बना के देते हैं। हाँ सांधा। तो इनमें से किसको नहीं खाना चाहिए सांधा सर्दियों में? ये बात सर्दियों में तो लगभग आप- थोड़े बहुत सबको ले सकते सब हैं, ले लेकिन सकते यही है कि उसे 50 क्योंकि मूल चीज पहले ही बात हुई, पाचन और निष्कासन। पाचन ठीक है, निष्कासन ठीक है तो ले सकते हैं। अब खा रहे उसका पाचन ही ठीक नहीं और जाके एसिड बन रहा है तो वो उपयोग नहीं हो सकता। तो दूध तो के मूल में साथ कैसे? दूध के साथ दूध देखिए कौन सा दूध है आपका, घर का है, गाय है, कौन सी गाय है, दूध का भी बहुत भ्रांति है। हम क्या है बाजार में दूध लेने जा रहे हैं, आजकल दूध रहा नहीं है। जो भी गांव में है या तो कोर्स लगे हुए दूध आ रहे हैं, दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आज हार्मोन सबका डिस्टर्ब होने का कारण ये भी है, हम दूध का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दूध जो प्रचलित है, तो ये भी बहुत तंग कर रहा है आजकल। दूध तो घर का ही दूध है, गाय पालिए उसका दूध ले सकते हैं रात को सोते टाइम। दूध लीजिए या खाना लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए आपके एज के हिसाब से। लेकिन दूध वही हो, गाय का हो, देसी गाय का हो। हम भैंस का दूध पिएंगे, भैंस का दूध आप पचा नहीं पाएंगे। लगता है पचा लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक समय बाद भैंस का दूध पिया तो जब तक खाओगे और जब तक खाओगे दही और लस्सी, दही और छाछ। ये गर्मियों का मौसम है, ठीक है। दही, दही तो गर्म होती है। हाँ तो दही सर्दियों में, और जो मट्ठा है, छाछ है, ये गर्मियों के लिए ठीक है। दही गर्म, दही की तासीर गर्म है, तहसील गर्म होती है, इसीलिए उसे उसमें गर्मियों में जाड़ों में दिया जाता है। मदानी मार देते हैं ना, वो ठंडी है। और जिनके बात वाले होते हैं उसमें कफ वाले या बात वाले होते हैं, उनको त्रिकटु या सोठ डाल के। त्रिकटु कोई क्या होता है? त्रिकटु त्रिकटु में सोठ, पिपली, काली मिर्च, ये तीनों सामान्य मात्रा में क्या होते क्या हैं। चीज? सोठ, काली मिर्च पिपली और काली मिर्च, ये तीनों सामान्य मात्रा में होते हैं। तीन बराबर मात्रा में लेके कूट पीस के पाउडर बना कर रख लीजिए, ये त्रिकटु। जैसे त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों सम मात्रा में होते हैं। अच्छा त्रिफला भी किसको खाना चाहिए किसको नहीं? त्रिफला सबके लिए उपयोगी नहीं है, कुछ समय के लिए लिया जा सकता है,
ये त्रिफला रुक्ष होती है, और बात वालों को त्रिफला दिया जाए जिनके शरीर में वैसे रुक्ष है तो उनको त्रिफला दिया जाए तो वो रुक्ष कर देगा और बात बढ़ा देगी। तो इसलिए ज्यादा नहीं, 1-2 दिन दिया जा सकता है लेकिन लंबा नहीं। और किसी को जैसे अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर बाई चांस कब्ज हो जाए तो उसके लिए क्या ठीक है खाना? चिकनाई वाली चीजें ज्यादा चाहिए उसमें। तो त्रिकटों में सोच भी है। हाँ, सोट, पिपली, काली मिर्च तीनों लगते हैं। उनके लिए अगर खा रहे हैं सब कुछ ठीक है, बाई चांस कब्ज है तो हरितकी आती है, हरितकी जो हरण, छोटी या बड़ी हरण जो भी मिले उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लें। और इसबगोल भी ठीक है? इसबगोल जोशी भी सही है, मुनक्का सही है, कई चीजें, पपीता सही है, पपीते की सब्जी लीजिए, अमरूद लीजिए, फाइबर वाली चीजें जानी चाहिए जी। हरड़ को रेगुलर ले सकते हैं हमेशा। हाँ, ये ऐसे छोटी हरड़ को ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। ये क्या है कि ये वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस बनाने में काम करता है। जैसे त्रिफला का करते हैं ना, त्रिफला में क्या थोड़ा सा रुक्ष भी है, सबके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हरड़ है छोटी या बड़ी, ये सबके लिए उपयोगी है। कफ का भी समान करता है, बात का भी समान करता है। 1/4 चम्मच ले लें, 1/4 चम्मच। 1/4 या अपने आपके हिसाब से तो 1 चम्मच, 1 चम्मच। और किस टाइम? शाम को सोते समय, दोनों टाइम देना चाहिए, दोनों टाइम दे सकते हैं जिनको ज्यादा दिक्कत हो। इसबगोल त्रिफला चूर्ण में कौन सा फायदा रहेगा रात को सोते समय? वो सबके तासीर के इसके हिसाब से अलग अलग होता है, कॉमन नहीं हो सकता। इसबगोल आप ले सकते हैं, वो चल जाएगा। इसबगोल के भी दूध में डाल के या चाहे उसमें डाल के थोड़ी फाइबर जाती है। लेकिन त्रिफला औषधियों की बात करें तो औषधियाँ सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के वात प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है और किसी का कफ प्रधान है, तो इस सबका अलग अलग दवाई है। पेट साफ करने के लिए अलग अलग है। अब यहाँ भी देखते हैं किसी का वो 10 मूल काढ़ा अरंडी के तेल, सोट, संदा नमक देते हैं, किसी को 10 मूल अरंडी के तेल देते हैं, किसी को त्रिवृत लेहम देते हैं, क्योंकि सबका प्रवृत्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और जो खिचड़ी खाने को कहते हैं कि खिचड़ी संपूर्ण भोजन है, उसमें सारे प्रोटीन वो हो जाता है। नहीं, संपूर्ण भोजन खिचड़ी को नहीं कहा जाएगा। हम अपना खिचड़ी जल्दी खाना पेट में पचा। खिचड़ी में क्या है, आप मूंग की दाल डाल रही है, मूंग की दाल में क्या प्रोटीन है, सुपाच्य प्रोटीन है, ठीक। चावल में कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादातर तो यही 2 चीजें। सब्जियां भी डाल लेते हैं, सब्जी डाल लेते हैं, थोड़ा सब्जी थोड़ी, लेकिन संपूर्ण भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे दूध संपूर्ण आहार के रूप में, दूध में सब कुछ है, आपके मिनरल्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये सारी चीजें उपलब्ध है, इसलिए वो संपूर्ण भोजन के रूप में। तो संपूर्ण भोजन वही होगा कि सब पोषक तत्व तो विद्यमान हो। तो खिचड़ी को संपूर्ण, सब खिचड़ी को सुपाच्य भोजन कहा जाता है। सुपाच्य यानी जल्दी से पचने वाला। खिचड़ी खा रहे तो उसके साथ और क्या लें ताकि वो कंप्लीट मील बन जाए? खिचड़ी के साथ अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा घी ले लें, वसा भी चाहिए, और सब्जियां डाल लें, तो ये कर सकते हैं। लेकिन तब भी वो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट आप माने तो कंप्लीट नहीं। और आलू? आलू तो कार्बोहाइड्रेट वो डाल लीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट आपके चावल में दिए, आलू में दिए, एक ही बात। डाल सकते हैं सब्जी में। तो उसमें खिचड़ी में सबसे बढ़िया फाइबर वाली चीज़ें डालनी चाहिए, जैसे आपका गाजर की सब्जी डाल लीजिए, पपीता है, आपका परवल है, टिंडा है, लौकी है, तोरी है, इस तरीके की सब्जी डाल कर बनाएं। और मखाने का क्या बाद में बताओ? मखाने को देखिए, उसे घी में, देसी घी में भूनकर उसका पाउडर बना लें। अगर दूध पीते हैं तो दूध में 1 चम्मच डाल के उसको हल्का सा मिश्री मिला के, अगर मीठा लेना है तो मिश्री पाउडर डाल के और ऐसे भी खा ले, जैसे मैं हल्का सा भून देती हूँ। खा लीजिए, चबा सकते हैं तो खा लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं। अब इस समय उसकी तासीर भी गर्म होती है थोड़ी सी। अच्छा, गर्मी वो कहाँ, वो तो उसमें ज्यादातर देते हैं मखाने। ये जो गर्मियों में नहीं खाते? नहीं, गर्मी में भी चलती है। आंवला शरबत है, आंवला शरबत ये कंसंट्रेट है या पीने के लिए डायरेक्ट? मतलब पानी मिला के लेना? पानी मिला के लेना होगा। कितना मिलाना है गिलास पानी? अपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी के लिए।
अगर मीठा और चाहिए तो 1.5 चम्मच डाल दे, कोई कई लोग ज़्यादा मीठा लेते हैं तो 2 चम्मच डाल दे, अपने स्वाद में मीठे के हिसाब से। चलिए बढ़िया। आज आपका 8वां दिन, जी आज शाम को सूप होगा, सूप का आनंद लीजिए। जो जाने वाले हैं उनका सूप है। अच्छा। और कल दोपहर में आपका 10 मूल का दाल, 10 मूल के चावल बनेंगे और 10 की दाल। 10 मूल के चावल। 10 मूल वो डाल के, चावल में 10 मूल डाल के। 10 मूल क्या होता है? 10 मूल में 5 बृहद मूल है, 5 लघु मूल है। ये 10 जड़ी बूटियां हैं, मिलाकर से 10 मूल बना है। और ये कब खाना, अगर हम लेके जाए तो उसको कैसे, कब खाना है, या जरूरत है या नहीं है? कल उस पर क्लास चलेगी। अच्छा ओके। कल क्लास चलेगी, उस पर आपको कैसे बनाया जाता है, आरोग्य क्या है, ये सारी चीजें जो यहाँ आपको दिया गया है, सारे उस पर क्लास होंगे। परसों लंच के बाद जा सकते हैं। हाँ, परसों दोपहर लंच के बाद से जो जा रहे हैं उनको फ्री कर देंगे। घर में खाली बैठी है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। चलो।